हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं सोनू तिवारी आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा। और मैं आप सबों के बीच आज पहली बार एक वीडियो लेकर आया हूं और उस वीडियो का टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये क्लास 10th और 9th दोनों में मैथ का ये पहला चैप्टर है जिसे मैं लेकर आपके बीच आया हूँ। हालांकि हमारा मोटो है क्लास 10th को फोकस करना इस वीडियो में, फिर मैं आपके बीच 9th, 11th और अदर सारे वीडियो लेकर आऊँगा। आज आप फोकस करेंगे वास्तविक संख्या में और उसके बाद मैं बारी बारी से आपको अन्य चैप्टर्स के बारे में आज समझाऊंगा। हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। और वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या समुच्चय को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, या वैसी संख्या जिसे हम किसी भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर जिन्हें हम दर्शा सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय इन दोनों का समूह होती है। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में भी डोनेट करते हैं और या r से भी हम इसको डोनेट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्थिति में q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हमारा जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो अपरिभाषित हो जाता है। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊं तो 0/7 0/7 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम 0 में 7 से भाग देते हैं तो रिजल्ट 0 आता है जो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, 7/0 हो जाए, तो ये अपरिभाषित हो जाती है। इसका मतलब ये साफ है कि q किसी भी स्थिति में आपका 0 के बराबर ना हो, अन्यथा वो अपरिभाषित हो जाएंगी। कई बार एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर 0/7 और 7/0 में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। अंतर साफ है कि ये परिमेय बनेंगी क्योंकि एक पूर्णांक है 0, लेकिन ये चूंकि हम 0 से किसी में भाग दे नहीं सकते हैं, ये असंभव है कि 0 से किसी में भाग दें, इसलिए ये अपरिभाषित हो जाएंगे। साफ तौर पर यह बोलना कि कोई भी पूर्णांक, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, चाहे वो p/q के रूप में हो, और या वो रूट में भी अगर होता है और उसका कोई वर्गमूल हमको एग्जैक्ट पता चल जाए, जैसे √121, √36, √49, इन सब का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है हमको। और वर्गमूल प्राप्त होने के बाद इनका एक वैल्यू निकलता है, एक मान निकलता है जो पूर्णांक होता है। जैसे 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा। ये सारी पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए इनको हम परिमेय मानते हैं। रहा सवाल अपरिमेय संख्याओं का, तो अपरिमेय संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब किन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये स्पष्ट है कि वैसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और उनका कोई मान नहीं निकले, मतलब उनका वर्गमूल नहीं निकले। जैसे अगर हम √7 का अगर हम वर्गमूल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो इसका एक एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह √11 का कोई एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होगा। और वैसी सारी संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन दोनों का समूह, अर्थात वास्तविक संख्या। चूंकि हम लोग इंट्रोडक्शन के दौर से गुजर रहे हैं आज मैथ्स के, और इसलिए हमारा जो दूसरा चैप्टर होता है क्लास 10th में वो है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद आप अगर इसको डिफाइन करो तो इसी शब्द में इसकी परिभाषा छिपी है। बहुपद बहुत से पदों का समूह। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि एक या एक से अधिक चर और अचर पदों के समूह को बहुपद कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, चर और अचर पद। चर और अचर पद को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जहां अल्फाबेट और डिजिट का मिलन हो, यानी हमारा अंक
और हमारे अल्फाबेट्स जहाँ मिले होते हैं वो हमारा हो गया बहुपद। आवश्यक ये नहीं है कि सिर्फ वहां पे अल्फाबेट आने ही चाहिए या डिजिट आना ही चाहिए, अगर ये अकेले भी हैं तो भी ये बहुपद होंगे। जैसे हमारा x तो भी हमारा बहुपद है। और चूंकि दो किसी भी अंक के ऊपर, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। मैं आज उसको साबित भी करूंगा कि किसी भी अंक या किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर क्यों होता है। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि बहुपद को बांटा कैसे गया है। तो बहुपद को दो रूप में बांटा गया है, एक टर्म के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और एक है डिग्री यानी घात के आधार पर। अगर घात के आधार पर हम देखें तो घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसका एक घात हो, जिस बहुपद का सिर्फ एक घात हो अर्थात उसका पावर केवल 1 हो, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें 2a को देखें तो 2a के ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है, ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। x के ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है, ये हो गया रैखिक बहुपद। 2y के ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है, ये हो गया रैखिक बहुपद। और इसमें एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अधिकतम घात को देखा जाता है, क्योंकि आपका एक सवाल यहाँ हो सकता था कि सर यहाँ भी तो 1 छिपा हुआ है, फिर ये द्विघाती बहुपद क्यों है। तो हम इसमें अधिकतम घात को देखते हैं कि अधिकतम घात कितना है। इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 2 है, यानी 2 घात का बहुपद अर्थात जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा हमारा है त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका 3 घात होता है। इसी तरह पदों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे तो एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है। अगर उसके आगे जाएंगे तो द्विपदी बहुपद जिसके 2 पद होते हैं। उसके आगे जाएंगे तो त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। फिर इसमें आपको मिलेगा शून्य बहुपद जिसका वैल्यू 0 होता है। इसमें फिर हम लोग ज्ञात करेंगे जीरोज को, शून्यकों को, उनके गुणांकों को। अर्थात पॉलिनोमियल एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार चैप्टर है जिसको हम जानेंगे आगे। आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन के दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि इसमें हमको मिलेगा क्या। मैं अभी तुरंत आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि किसी भी अंक के ऊपर, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी मैं साबित करूंगा कि किसी भी अंक या डिजिट या अल्फाबेट के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ये आप सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये होता क्यों है। कई बार ऐसे सवाल हम लोगों से ही पूछे जाते हैं कि सर अगर किसी भी अंक के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 क्यों होता है। तो आप बारीकी से इस बात को देखिएगा कि ऐसा होता क्यों है। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे हमारा a है और हमको यहाँ पे 2 ऐसे डिजिट को रखना है जिसका अंतर 0 हो जाए। सपोज करिए कि हम यहाँ पे m माइनस m रखते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, p माइनस p, q माइनस q, कुछ भी, d माइनस d, कुछ भी रख सकते हैं। और लाना हमको क्या है 1। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जब हम m माइनस m रखे तो इसका वैल्यू वापस 0 आ रहा है। और आप लोगों को ये पता भी होगा कि पावर तभी घटता है जब वहां पे भाग की प्रक्रिया होती है। अर्थात हम इसको ये भी लिख सकते हैं, पावर तभी घटता है जब भाग की प्रक्रिया होती है, यानी a कॉमन हो जाएगा, m माइनस m यहाँ हो सकता है, इसको हम लोग तोड़ते जा रहे हैं। और हमको लाना क्या है a, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाना चाहिए, एक इधर भी आना चाहिए, तभी हम इसको साबित कर पाएंगे। तब हम लोग ये भी जानते हैं कि भाग के प्रोसेस में अंश बटा हर ये प्रक्रिया आ जाती है, इसलिए हम a पे पावर m और इसको नीचे रखते हैं और लाना क्या हमको 1। अब हम आसानी से वो कटा सकते हैं, ये कट गया एक बार में, इधर भी 1, इधर भी 1, अर्थात हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है। यानी यहाँ आवश्यक नहीं कि a ही रहेगा, आप यहाँ कोई भी डिजिट रख सकते हैं, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी रख सकते हैं। अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो आप m की जगह पे n p q r s t कुछ भी रख सकते हैं और आप इस प्रोसेस से गुजरते जाइए, वापस 1 आएगा। इसका मतलब साफ है कि किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है।
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी भी अंक के ऊपर पावर 0 रहे, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है। और अब हम आपको बहुपद के द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद से अवगत कराने जा रहे हैं। सिर्फ उसके मानक रूप को आज समझेंगे और अब हम उसकी प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि अभी हम लोग द्विघाती बहुपद के मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है वो द्विघाती बहुपद होता है और जिसका मानक रूप होता है ax² + bx + c और इक्वल टू हम लोग 0 करते हैं। अब हम प्राप्त करेंगे, चूंकि हम यहाँ लिख चुके हैं कि इसका अधिकतम 2 शून्य होते हैं, इसका अधिकतम 2 जीरो हम प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ हम आपको इस चीज से अवगत कराएंगे कि इसके 2 शून्य कैसे प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे बहुपद है x² + 5x + 6 = 0। अब हम इसका गुणनखंड करके हम लोग यहाँ पे इसका शून्य प्राप्त करते हैं। हमारा प्रथम पद x² है और अंतिम पद 6 है। इन दोनों को अगर हम गुना करें तो हमको प्राप्त होता है 6x²। अर्थात मध्य पद जो हमारा 5x है इसको ऐसे तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ें तो 5x आ जाए और गुना करें तो 6x² आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x² + 3x + 2x और प्लस में क्या 6 = 0। x² + 3x + 2x + 6 = 0। अगर हम इसको जोड़ें तो 3x + 2x = 5x वो हमको प्राप्त हो जाएगा और गुना करें तो 3x × 2x = 6x² जो प्रोडक्ट था हमारे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों में कॉमन x है, x को कॉमन लेते हैं, x² में x से डिवाइड करेंगे x प्राप्त होगा, प्लस 3x में x से डिवाइड करेंगे 3 प्राप्त होगा हमको, प्लस 2 और 6 का HCF। याद रखेंगे कि कितना भी बड़ा अंक क्यों ना रहे हम लोग अगर HCF लेते हैं तो वो कॉमन हो जाता है, बिकॉज HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो उच्चतम डिजिट तक हम जा सकते हैं कॉमन के रूप में वो उसका HCF होता है। तो 2 और 6 इसका HCF होता है 2, 2x में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x प्लस 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 = 0। अब हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारा ये गुणनखंड सही है या गलत है। इसका चेक आप तुरंत कर सकते हैं, आपके दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट होना चाहिए। वो यहाँ पे है x + 3, यहाँ भी x + 3, यहाँ भी। इसको चेक भी बाद में करके आपको बताएंगे। तो x + 2 जो ब्रैकेट से बाहर कॉमन था इंटू x + 3 = 0। अब x + 2 के साथ 0 को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू निकला -2 और फिर x + 3 के साथ 0 को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू निकला -3। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। और शून्यक का परिभाषा एक शब्द में ये होता है कि वह अंक जो किसी बहुपद में चर पद के स्थान पर लगकर उसके मान को 0 बना देता है वो उसका शून्यक होता है। अर्थात -2 को हम बारी बारी से x की जगह पे रखेंगे और फिर -3 को रखेंगे। अगर इन दोनों का मान यहाँ पे रखने के बाद इसका मान 0 हो जाता है तो ये हमारा शून्यक होगा। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, आप इसको पे गौर से इसको देखिएगा। तब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने -2 रखता हूँ। -2² + 5 × -2 + 6 -2 × -2 4 प्लस माइनस 5 × 2 10 + 6 6 और 4 10 -10 इसका वैल्यू 0 हो गया, यानी इसका एक शून्यक -2 है। फिर जहाँ x है वहाँ हम -3 रखते हैं, तब -3² + 5 × -3 + 6 जहाँ x था वहाँ -3 रखे हैं। -3 × -3 9 ± -5 × 3 15 + 6 9 और 6 15 -15 = 0। इसका मतलब ये साफ है कि -2 और -3 इसके शून्यक हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, जहां तक मेरा विश्वास है आप समझ गए होंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं द्विघाती बहुपद का, फिर उसको चेक कैसे करते हैं। और अगले वीडियो से जब हम लोग पूरी तरह से आप सबों के बीच चैप्टर को खोलेंगे तो आपको एक एक डिजिट से एक एक शब्द से अवगत कराएंगे और आपको बाय फॉर्मुलेशन जो भी मेथड होगा वो सारा आपके सामने क्लियर करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।